नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान नई दिल्ली से, और हमारे साथ आज हैं कर्नल रिटायर्ड इंडियन आर्मी के शैलेंद्र सिंह साहब। शैलेंद्र सिंह साहब, स्वागत है स्टेट मिनट हिंदी में। जय हिंद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र सिंह साहब, सबको सामने आ गया है 40 दिन अकेले अमेरिका जैसी सुपर पावर, इजराइल जैसे मास्टरमाइंड दोनों को छकाता रहा, और जो पहाड़ी देशों को जो दुर्गति की है, वहां सेंटर्स जो बने हुए थे, आर्मी के बेसिस थे अमेरिका के, उन सबको तबाह करके कोहराम मचा दिया अकेले ईरान ने। आज अगर भारत की जंग सर कहीं हो जाती है दुश्मन देश से, तो क्या भारत 40 दिन अकेले अपने बलबूते जूझ पाएगा ईरान की तरह? दुश्मन को टिका पाएगा घुटनों पे, जैसे अमेरिका डाउन हुआ, अ, इसराइल डाउन हुआ? मुझे लगता है कि अगर मैं आपके सामने एक ऐसा प्रूफ पेश करूं जिससे अपने आप चीजें प्रूव हो जाएं। टैरिफ बॉम्ब से बड़ा बॉम्ब अभी तक कहीं किसी पर गिरा नहीं था दुनिया में। जो जो ट्रंप ने डाला दुनिया पर, वहां भी टैरिफ, यहां भी टैरिफ, 50% टैरिफ है। टैरिफ किसी का 100% टैरिफ, 200, 500, पता नहीं कितना परसेंट। कई लोगों ने कंप्रोमाइज किया, कई लोगों ने कंप्रोमाइज करने वाले थे, और सडनली निकल कर आया कि भारत कंप्रोमाइज करने की मूड में नहीं दिखा, और उसने उस टैरिफ को उस हद तक लड़ा कि जो महंगाई एक्सपेक्टेड थी इंडिया में, वो महंगाई नहीं हुई। क्योंकि मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। लड़ाई 2 दिन, 10 दिन, 40 दिन आप सह जाओगे, लेकिन जब आपके ऊपर टैरिफ ऑब्लिक इकोनॉमिक लड़ाई आती है तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। मुझे लगता है इंडिया ने जिस तरीके से टैरिफ का सामना किया, टैरिफ के साथ लड़ाई करी, उससे निकलकर आया। आपने देखा काफी और कंट्रीज में, इंक्लूडिंग जापान, कि वो टैरिफ नियरली एक्सेप्ट कर कर डील करने वाले थे, कर चुके थे, और उन्होंने रिवर्स कर लिया कि नहीं, इफ इंडिया कैन फाइट वी कैन ऑल्सो फाइट। आई थिंक दुनिया को इंडिया ने ये जरूर दिखा दिया कि आप नॉन अलाइंड रह सकते हैं। जो अगर हम पुराने जमाने की लीगेसी की बात करें, इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि चाहे पाकिस्तान को यूएस जैसी पावर या चाइना जैसी पावर पूरी तरह से सपोर्ट करे, उसके बावजूद उस कंट्री को हराया जा सकता है जो वो सपोर्टेड है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 40 दिन के युद्ध की बात कर रहे हैं, तो ये कोई एक्चुअली बहुत बड़ी सक्सेस नहीं है मिलिट्री टर्म्स में। मैं आपको बता रहा हूँ, मिलिट्री टर्म्स में लड़ाई क्या होती है? लड़ाई एक बिगड़ैल घोड़ा होती है जो दौड़ पड़ता है, और उसकी जो लगाम होती है, जिसके हाथ में वो लगाम होगी वो जीता। 40 दिन वॉर जाने का मतलब ये है कि यूएस उस लगाम को नहीं पकड़ पाया, और वो जीत नहीं पाया, और उसके ना जीतने में ईरान की हार। मैंने पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया कि 4 दिन में कैसे 9 टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया जा सकता है, 11 एयरफील्ड्स को उड़ाया जा सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम से इनकमिंग हर एक मिसाइल को रोका जा सकता है, और अपने यहां नुकसान नहीं होने दिया जा सकता है। जो ये एस्केलेशन की लगाम को पकड़ के चलता है, जीत उसकी होती है। और ये इंडिया ने दिखा दिया। 40 दिन नहीं, 4 दिन में। युद्ध के अंदर जाना आसान है, युद्ध से बाहर आना आपकी काबिलियत है। आपकी ताकत तब मानी जाएगी कि आप युद्ध से बाहर आ पाए। आपको जैसा अभी यूएस में दिख रहा है कि सीज फायर ये और वो, ये है जो आप ब्लेम गेम कर कर के चलिए जी, एक आप अपने प्यादे पाकिस्तान को खड़ा कर ले कि जी ये करा देगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं होगा तो इसी के 2 थप्पड़ लगा देंगे कि भाई तूने ठीक नहीं किया। और ऑलरेडी 24 घंटे के अंदर आप देख रहे हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनती जा रही है। 40 दिन का युद्ध इंडिया इंडिया होने नहीं देगा। वी विल अर्न अ डिसीजन एट आर विल, एट आर एस्केलेशन, एट आर कंट्रोल। सर, आपकी बातचीत से एक चीज निकल के आई है कि 40 दिन ईरान टिका रहा, ये उसके जज्बे को सलाम है, उसकी फौज को सलाम है, उसकी गोला बारूद बम ताकत को सलाम है। क्योंकि एक देश है जो जूझता रहा अमेरिका जैसी महाशक्ति से, जिसके सामने कोई नहीं टिकता है। लेकिन क्या सर इसमें अमेरिका यानी कि ट्रंप की निजी हार हुई है, जीत हुई है? कि उन्होंने जब कहा था कयामत की रात आने वाली है और अचानक सीज फायर हो गया, भले ही अब वो सीज
फायर का सत्यानाश भी होने में कुछ घंटे ही लगे हैं। तितर बितर हो गया है। इसराइल ने सीज फायर लागू होने के बाद लेबनान पे हमला कर दिया है और अब फिर पाकिस्तान की गर्दन पकड़ी जा रही है कि तुमने क्या सीज फायर करवाया था। यहां पाकिस्तान की स्थिति ट्रंप और अमेरिका की सर समझना चाहता हूं मैं। अ, देखिए, मैं बड़ा निष्पक्ष होकर अगर बात करूं, क्योंकि चीजों को सिर्फ पाकिस्तान के नाम के साथ जो हेट्रेड जुड़ी हुई है दुनिया में टेररिज्म की, उससे अगर अलग हट के बात करूं, तो अगर किसी ने भी पीस कराने की कोशिश करी है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, छोटा कंट्री और बड़ा कंट्री, पीस पीस होती है। और पीस कराने का जज्बा अगर किसी में है और वो कोशिश करता है, तो वेल, आई वुड लाइक टू सल्यूट इट। मेरी सरकार ने भी बोला है कि ऑफिशियल रिलीज में कि वी वेलकम दिस पीस प्रोसेस, सो कॉल्ड ब्रोकर्ड बाय या स्पॉन्सर्ड बाय, मेडिएटेड बाय, प्रोपोगेटेड बाय पाकिस्तान। वर्ड कोई भी लगा लीजिए। प्रोपोगेटेड मैंने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करी कि डिप्लोमेटिक सक्सेस हो गया, ग्रैंड डिप्लोमेटिक सक्सेस हो गया, बड़ा डिप्लोमेटिक सक्सेस हो गया, बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सक्सेस हो गया। 24 घंटे के अंदर आप कहाँ आए, ये भी उसी को आंसर करना पड़ेगा जिसने कि बोला है कि डिप्लोमेटिक सक्सेस हो गया। उसकी जवाबदेही मेरे पास नहीं होनी चाहिए। तो आती है बात कि क्या वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। 3 स्टेटमेंट दे देता हूँ, आप सब दिख जाएगा अपने आप। भाई, चीजों को ग्राउंड पर देखें, क्योंकि हमारे यहाँ ना प्रूफ का जमाना है, हर चीज का प्रूफ चाहिए। तो इसलिए मैं प्रूफ देता हूँ। ईरान ने बोला है कि रॉन्ग प्रपोजल वाज सेंट टू यूएस बाय पाकिस्तान। भाई, इसमें मैंने तो कुछ बोला नहीं, ये तो ईरान ने बोला। चलिए, कोई बात नहीं। दैट मीन्स पाकिस्तान ने अगर वो प्रपोजल जो ईरान ने उन्हें दिया वो दिया ही नहीं आगे, तो वेल, आई डोंट नो। उसमें कहीं किसी ने ये भी कह दिया कि सर वो फारसी में था, अरबी में था, पता नहीं किस में था, उसकी वो जो इंटरप्रिटेशन करी गई, वो जो उसको इंग्लिश में लिख कर दिया गया। हो सकता है कि फोर सॉरी ओवरसाइट हो गई, वर्ड्स की ओवरसाइट हो गई। एक बात मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान का इस तरह का स्टैंड लेना बहुत शर्मनाक होगा, क्योंकि मैं फिर से उनको यही कहूंगा कि भाई, अपनी एजुकेशन बजट को बढ़ाओ। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इतना अनपढ़ है कि ओवरसाइट कर देता है लिखने में, तो वेल, देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग। और फिर भी मैं तो कह रहा हूँ, वो जो फारसी में था, उसी को क्यों नहीं भेज दिया आपने यूएस में? यूएस के पास तो 85 इंटरप्रेटर है। इंडिया भेज देते, मैं कर देता इंटरप्रिटेशन, उसको ट्रांसलेशन मैं करवा देता। क्या बड़ी बात है भाई? मतलब ये बढ़िया है कि नहीं जी नहीं, हम अंग्रेजी में करके भेजेंगे। तुम्हें मालूम है तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर नहीं है, तुम्हारे पास है ही नहीं। ये मेरा कहना नहीं है। मैं जितने भी पाकिस्तान चैनल्स पे काम करता था, करता हूँ, करता रहता आया हूँ, उन सबकी स्टेटमेंट को शुरुआत में यही होती थी। मैं कहता था, इंग्लिश में करेंगे या हिंदी में करेंगे? तो इमीडिएट जवाब होता, अरे सर, क्या बात कर दी, इस जाहिल कौम को अंग्रेजी कहाँ से समझ में आई। ये उनके लोगों का कहना है। हालांकि मैं उसको बड़ा गलत मानता था कि आप अपनी कंट्री के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। कम से कम झूठे तौर पर ही कुछ प्राइड ले लो। दूसरी स्टेटमेंट, यूएस ने क्या बोली? 10 पॉइंट शोन इन द मीडिया इज अ फेक एंड अ होक्स। 10 पॉइंट जो दिखाए गए हैं वो फेक है, होक्स है। चलिए, हो सकता है ट्रम्प की आदत है झूठ बोलने की, ऐसा माना जाता है। वांस ने क्या बोल दिया? वाइस प्रेसिडेंट, वो तो पढ़ा लिखा है, बड़बोला भी नहीं है, वो बड़बोला भी नहीं है। उसने बोल दिया कि एज फार एज वी आर कंसर्न, लेबनान वाज नेवर पार्ट ऑफ द पॉइंट्स। ऑफ द सीज फायर। हाँ। एंड And if Iran feels that Lebanon should be, then it is their problem, not our problem. अब आप बता दीजिए, कहाँ ट्रम्प के ऊपर ब्लेम करूं, वांस के ऊपर ब्लेम करूं, ईरान के ऊपर ब्लेम करूं, या उस काबिल दोस्त, काबिल काबिल मेडिएटर पाकिस्तान के ऊपर बिलीव करूं? डिसीजन सुनने वालों का अपना अपना है। ट्रम्प ने क्या कह दिया? ट्रम्प एक वेस्टर्नाइज्ड कॉबॉय की तरह काम करते हैं, जो रस्टिक होते हैं। उन्होंने कह दिया कि अगर अगर किसी भी तरह से ये जो पीस प्लान, सो कॉल्ड सीज फायर है, इसमें ईरान वो नहीं करेगा जो हम डिक्टेट करेंगे, तो हमारी आर्मी रेडी है, हमारी एयरफोर्स रेडी है, हमारी नेवी रेडी है, एंड वी विल हैव शूटिंग स्टार्स कमिंग।
वो बड़ा इसको मेरे लैंग्वेज में कहता हूँ वेपनाइज्ड वेकाबुलरी। आप अपने शब्दों में वेपन घुसा रहे हो, उसमें वो तीर चला रहे हो उन शब्दों द्वारा जो चुभे। शूटिंग स्टार क्या होता है, वो रात में जो दिखता है चलता हुआ, दैट मीन्स उस तरह के अटैक आएंगे। सीज फायर, आप मुझे बताइए, अ, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई ट्रस्ट होगा तभी तो सीज फायर होगा। ट्रस्ट बिल्कुल। फैक्टर के ऊपर आ जाते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच में क्या ट्रस्ट है? पाकिस्तान का कहना है मुस्लिम ब्रदरहुड का, ईरान का कहना नहीं। ईरान ने तो कह दिया इट्स क्या बोलते हैं, रॉन्ग प्रपोजल सेंट टू यूएस। तो उसने तो क्लियर कर दिया, हो सकता है कोई गड़बड़ हो। आज शाम को जो वो वार्ता करने वाली पार्टी ईरान से पाकिस्तान आनी थी, शेड्यूल थी, उसके बारे में एक ट्वीट किया उनके एम्बेसडर साहब ने, जो ईरानी एक, एम्बेसडर ने किया था सर। जी जी, तो उसने ये लिखा था उसमें कि वी आर गोइंग टू विजिट पाकिस्तान। ठीक है, और उसके कुछ ही मिनटों बाद उसे डिलीट कर दिया। अब पाकिस्तान माने ना माने, देर इज अ टेक्नोलॉजी, देर इज अ वे कि अगर आपका जैसे ही ट्वीट आता है, अगर आपने उसका फोटो खींच लिया तो वो रिकॉर्ड पे आ जाए। अदरवाइज ऑल्सो देर आर प्रोसीजर्स कि आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया या क्या नहीं किया। तो ये बता दीजिए भाई, अगर वो आना, अब कल तो बात हो नहीं आती, और आज वो ट्वीट विड्रॉ कर ले रहे हैं या डिलीट कर दे रहे हैं आने का। वांस ने डिक्लेयर कर दिया मैं नहीं जाऊंगा, फिर ये बातचीत हो किसके साथ रही है? लेकिन मैं पाकिस्तान की साइड लूंगा, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होती है बातचीत, ऐसे नहीं होता है मीडिएशन। मीडिएशन में जो पाकिस्तान कर रहा है वो सिर्फ बताओ ऑफिशियली, अगेन उसका भी प्रूफ दे दूंगा, उनके प्राइम मिनिस्टर का और उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, कि उनका कहना है कि हम मैसेजेस लेते हैं, इधर से लेते हैं, इधर को दे देते हैं, इधर से जवाब लेते हैं, इधर को दे देते हैं। इसके अलावा अभी तक हमने कुछ नहीं, विच इज राइट। आपकी आपकी एक्चुअली स्टैंडिंग नहीं है कि आप किसी का लेकर पढ़ें और उसको बोलें कि जनाब ये क्या बात कर रहे हो, ये थोड़ी ना चलेगा, कुछ तो इसमें कंसेशन करो, कहीं तो लॉजिक है। ऐसा नहीं किया है, सर आपकी सीधी बातचीत में बात। शैलेंद्र सिंह साहब, सॉरी, आप बोले बोले, आप अपनी बात पूरी करें सर। जी, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इवन पाकिस्तान अपीयर्स टू बी टेलिंग द वर्ल्ड कि हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। हमने तो सिर्फ एक एनवायरनमेंट बना कर दिया कि हम अवेलेबल हैं, हमारी कंट्री अवेलेबल है, जहां पर आप आइए और बातचीत करिए। अब अगर वो अम्बेसडर साहब ईरान के आने का वो ट्वीट को डिलीट करते हैं, तो वो जो आपने एक होटल पाकिस्तान में खाली करवाया है, फिर वो कराया किसके लिए? मतलब आ कौन रहा है? अब अगर पाकिस्तान के पैनलिस्ट वगैरह किसी से बातचीत करो, तो उनका कहना है, वो जो भी उनके तरीके से बोलते हैं कि नहीं नहीं, उन्होंने कुछ मुझे बोला, वो बड़ा अच्छा सा वर्ड उन्होंने निकाला, हाँ इंशाअल्लाह। भाई साहब, आना ईरान में इंशाअल्लाह क्यों होंगे? मैंने तो उनको ये भी सजेस्ट किया कि आप मेरे हिंदुस्तान के अल्लाह का शरण में आ जाओ, कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपका वाला अल्लाह आई डोंट नो कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादा बड़ी बात ये होगी कि इस समय पाकिस्तान पाकिस्तान इज इन अ प्रॉब्लम। आपने डिक्लेयर बहुत बड़ी चीज कर दी, और अब आप देख रहे हैं वो आपसे समझ लेंगे। दैट इज वाई सीज फायर इज अ क्वेश्चन। शैलेंद्र सिंह साहब, आपकी बातचीत से निकल के सवाल आ रहा है कि एक होता है सर मीडिएटर सीज फायर में, जो जिम्मेदारी के साथ चार पक्ष, दो पक्ष, 10 पक्ष को बिठाता है और मीडिएटरशिप करता है। एक मतलब एक एक ऑटोमेटिकली और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत एक मीडिएटर बनाया जाता है। लेकिन सर यहाँ क्या आप जो बता रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये मीडिएटरशिप की जगह है, मीडिएटर की बजाय ये दलाल का काम, एजेंट का काम कर रहा है कि आपका पैसा लिया उधर दे दिया, उधर का पैसा लिया इधर दे दिया। पाकिस्तान इस भूमिका में है और उछलम कूदम महमूदम चल रहा है, सब कुछ हवा में। मतलब इसको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है अगर अमेरिका। आप सर प्लीज।
अगर आप उसे इतने कट्टर सच के साथ बोलेंगे तो मुझे एग्री करना पड़ेगा। लेकिन आजकल मैं थोड़ी डिप्लोमेसी करने लगा हूँ। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना कट्टर सच मत बोला करिए, कई बार चुभ जाता है किसी को। इसलिए मैंने आजकल डिप्लोमेसी का साथ ले रखा है। डिप्लोमेसी में इसे हम कहते हैं कि आपने मीडिएशन नहीं, मैसेंजरिंग करी। आप मैसेंजर रहे, आपके आप एक स्ट्रेटेजिक मैसेंजर रहे, आप एक वेस्टेड इंटरेस्ट वाले मैसेंजर रहे। मैं उन्हें कमीशन एजेंट भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा ना पढ़ लिख गया हूँ, तो इसलिए अच्छे वर्ड मेरे पास आजकल अवेलेबल हो जाते हैं। सो और अगेन प्रूफ मांगेंगे अब आप, तो प्रूफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान डार साहब का पढ़ लीजिए। क्लियरली लिखा है, वी आर ओनली डूइंग द वर्क ऑफ पासिंग द मैसेजेस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। हाँ, तो सर मतलब प्रूफ चाहिए। इससे क्लियर हो जाता सर, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप क्लियर कट बता रहे हैं, इसमें कोई मतलब लारा लप्पा वाली लाग लपेट वाली बात नहीं है। वो खुद कहते हैं मैसेंजर है, मतलब वो तनख्वाह लेके डाकिया गिरी काम कर रहे हैं। एक की चिट्ठी आई दूसरी जगह पहुंचा दी, और उसके बदले उनको तनख्वाह मिलेगी, और तनख्वाह वो होगी आर्थिक मदद के रूप में, जो उनकी गरीबी दूर करेगा, उनको बम गोला बारूद चीन और अमेरिका से मदद करेगा बुरे वक्त में। ये सब इस तरीके से आएगा सर, सैलरी के तौर पे, अगर मैं गलत नहीं हूं और आप सहमत हैं तो। चौहान साहब, आप बहुत कट्टर सच बोलने लगते हो। अब डाकिया बना दिया आपने, अब मेरे लिए तकलीफ ये होगी, अब मैं डाकिया का डिप्लोमेटिक वर्ड कहाँ से ढूंढ कर लाऊं, क्योंकि इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ गया हूँ, थोड़ा बहुत अभी भी कम पढ़ा हूँ। इसलिए मेरे लिए तकलीफ ये होती है कि मैं आपको वो चीजें दे रहा हूँ जिसका मेरे पास प्रूफ है, कि डार साहब ने लिखा है कि वी आर ओनली पासिंग द मैसेजेस फ्रॉम वन साइड टू अनदर। हम्म। लेकिन एक अच्छी बात, अ, मुझे तो यही नहीं समझ आया कि पाकिस्तान ने ये कैसे कह दिया कि सीज फायर हमने करा लिया है। भाई सीज फायर थोड़ी ना हुआ है। सीज फायर तो एक्चुअली इफेक्टिवली फ्राइडे को होना है, जिसको बोलते हैं ना रियल सीज फायर। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी तो उस 10 पॉइंट के ऊपर बातचीत हुई ही नहीं है। ये तो सिर्फ मैसेज भेजा गया है। यूएस ने मैसेज भेजा है, आप हॉर्मूज खोलिए तो हम इन 10 के ऊपर बात करेंगे। बातचीत हुई थोड़ी ना है। पाकिस्तान की भी किसी से बातचीत नहीं हुई है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मैसेजिंग। क्योंकि अगर पाकिस्तान की बातचीत हुई होती तो वो मेरे वाली मीडिएशन की डेफिनेशन में आ जाते, और वो इस तरफ देखते ईरान को और बोलते हाँ जनाब बताइए क्या चाहिए। वो बोलते हैं जनाब हमको न्यूक्लियर चाहिए। बोले देखो ये दुनिया के लिए खराब चीज है, इसको थोड़ा कम करो, इसको न्यूक्लियर के बजाय करो कि IAEA की सुपरविजन में आप अपने इलेक्ट्रिक प्लांट वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाओगे। ऐसे बोलना पड़ता। सर। फिर उधर से मैं मुड़ता आता और इधर देखता कि यूएस, मिस्टर ट्रम्प आप तो हमारे लंगोटिए यार हो। जनाब ऐसा है, मैंने उनको मना लिया है यूक्रेन न्यूक्लियर के ऊपर, कि उनको बिजली बनाने वाला न्यूक्लियर अलाउ करना चाहिए। ये जो आपकी डिमांड है ना कि नहीं बिल्कुल होगा ही नहीं न्यूक्लियर, तो ये गलत बात है सर, थोड़ा कंसेशन दे। दिस इज कॉल्ड एज मीडिएशन। अभी तो ये भी डिसाइडेड नहीं है, बाय द वे। अभी तो ये भी डिसाइडेड नहीं है कि आप और मैं जैसे बैठकर बात कर रहे हैं, चाहे वीडियो पर कर रहे हैं या टेबल पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अभी तो फेस टू फेस वाली बात ही नहीं है। अगर आपको 24-25 फरवरी वाली जो टॉक चल रही थी उसमें क्या था, यूएस एक कमरे में बैठता था, ईरान दूसरे कमरे में बैठता था, ओमान बीच में तीसरे कमरे में बैठता था। इधर बात करता था वो जो बोलते थे, फिर उधर जाकर उधर बैठ के बात करता था, उधर जो बोलते थे वापस आके इनके पास बैठ के बात करता। ये ऐसे बात हो रही थी। आज तक यूएस और ईरान के बीच में ये जो पिछले दिन से चल रहा है, उसमें कहीं आपके मेरी तरह आंख से आंख मिलाकर बात नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस की ही बात है, बाय द वे। तो सर ये तो आप तो बहुत बड़ी अंदर की बात बता रहे हैं सर, शैलेंद्र सिंह साहब, आपने तो इतना गहरी चीज दे दी है जिसको समझने के लिए बहुत मतलब आपको रिसर्च करने पड़ेगी। आपने साफ साफ बता दिया है कि अपनी छत पे बैठ के गाल बजा रहा समझौते के नाम पे कि सीज फायर पाकिस्तान ने करवा दिया, अमेरिका भी खुश, चीन भी खुश, ईरान भी खुश। ये सब तो सर गलतफहमी और गफलतें चल रही हैं। आपने तो सब कुछ एकदम मतलब उतार के जब बाहर लाए हैं,
तो सच जो आया वो तो बहुत कड़वा है सर, ये तो बहुत कसैला लगेगा। चाहे वो या पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, इन दोनों को तो लगेगा ही, क्योंकि सर अभी यही तो गाल बजा रहे हैं कि हमने समझौता करा दिया, हमने सीज फायर करा दिया, हमने जंग रुकवा दी है। आप कहते हैं यहां तो अभी बैठे ही नहीं, जंग रुक कहां से गई? अभी तो संदेश चल रहे हैं, इधर से उधर चिट्ठियां चल रही हैं। मैं आपको इस बात का प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। अब आगे बात चाइना की, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि यूएस ने बोला है, इसलिए मैं बात करना चाह रहा हूं। चाइना अकेला एक फैक्टर है जहां ईरान मान जाएगा, अकेला एक फैक्टर। और इसलिए नहीं मानेगा कि भाई चाइना सुपर पावर है, नहीं। चाइना उसका ऑयल का सबसे बड़ा परचेजर है। सारे सैंक्शंस के बावजूद वो उसका परचेज करता है 90% ऑयल। इसलिए उसकी बात मानी, इकोनॉमिक का प्रॉब्लम है। नहीं तो जिस सैंक्शंस के हिसाब से ईरान चल रहा है इतने सालों से, मतलब ये समझ लीजिए कि बस वो टूट नहीं रहा है, यही एक बहुत बड़ी बात। क्योंकि वो जो पैसा आ रहा है उसके पास, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंस का है। उसे ये भी मालूम है कि चाइना का युआन उसके लिए काम करता है दुनिया में। वो जो पेमेंट सिस्टम है, उसे डॉलर में नहीं लेना होता, उसे युआन में लेना होता। कोई मेरे से फिर मांग लेगा प्रूफ। मैं प्रूफ देता हूं कि ईरान युआन को प्रमोट करता है, क्योंकि उसने बोला हॉर्मूज के अंदर से हर वो शिप जो युआन में पेमेंट कर रही है उसे भी जाना अलाउड होगा। ये सब ऑफिशियल है। मैं कोई अपने तरफ से तो कुछ बता ही नहीं रहा आपको, कोई अंदर की बात नहीं बता रहा हूं। मेरे पास कोई टेलीफोन नहीं है ट्रंप के लिए, ना ईरान के खमेनी के लिए, ना चाइना के प्रेसिडेंट के लिए। ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं जिनका मैं आपको इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं। अगर किसी के पास ज्यादा अच्छा इंटरप्रिटेशन है वो बता दे मुझे, मैं उसके साथ डिबेट कर लूंगा। सर मैं तो जो हमारे साथ अभी अभी स्टेट मेयर पे जो व्यूअर सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा हमारे साथ इस वक्त खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं भारतीय थल सेना के रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह। बता रहे हैं और वो चीज बता रहे हैं जो शायद अभी तक मीडिया में कहीं कहीं अगर नजर आ जाए, कोई बहुत बड़े गणितज्ञ हो, बहुत बड़े विदेश नीति के जानकार हो, सैन्य रक्षा नीति के जानकार हो। अदरवाइज मैं खुद भौचक्का हूं ये सुन के कि भाई सीज फायर तो अभी लगना है, लगा ही नहीं है। सर अगर लगा नहीं है तो फिर जो कयामत की रात थी वो कैसे टल गई ईरान के ऊपर से? वो इसीलिए टल गई कि हॉर्मूज खोलने के लिए इन प्रिंसिपल ईरान ने हाँ करी कि यस हम खोल देंगे। इन प्रिंसिपल यूएस ने हाँ करी कि हम आपके 10 सूत्री कार्यक्रम के ऊपर बैठकर बात कर सकते। लेकिन इसी वजह से कि ये दोनों चीज होगा, आप रिजल्ट पा रहे हैं कि यस, सीज फायर जो है वो मोशन में आ गया। एनवायरमेंट से बढ़कर, एक एनवायरमेंट से बनकर रोल करना शुरू हो गया। और रोल कर कर जो पहला पहला जहां से स्पीड लगेगी वो लगेगी फ्राइडे को। अगर वो आपस में बैठकर, या पाकिस्तान के थ्रू इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो भी कह लीजिए, वहां बैठकर कोई बातचीत होती है। ये 2 सप्ताह दिए ही इसीलिए जाते हैं कि ये बातचीत एक दिन में नहीं होगी। और ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही नाजुक सीज फायर है। ये एक बड़ा कंडीशनल है। इसीलिए आप देख रहे हैं ना कि लेबनान वाले अटैक भी नहीं रुक रहे हैं, बाकी जगहों के भी अटैक रुके नहीं है, कम हो गए हैं। लेकिन इसराइल लेबनान वाला तो बढ़ गया है। मतलब 10 मिनट के अंदर 100 अटैक, कभी सुने ही नहीं किसी ने इतने लार्ज स्केल पर। ये जो फ्रेजाइल है, इसके अंदर फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस हैं। एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पर भी ये नहीं बोला गया, जैसा कि सीज फायर में बोला जाता है, with effect from 1600 hours Greenwich Mean Time GMT, this ceasefire will be effective। ऐसा नहीं हुआ है, कहीं पर भी नहीं। it will cover it will cover following areas: all hostilities between US Iran will be stopped, all hostilities from Iran on US bases in Middle East will stop, all attacks from Israel to Iran and Iran to Israel will stop, all attacks from Israel to Hezbollah will stop। ऐसा कहीं नहीं लिखा। क्यों सर नहीं लिखा? जी क्योंकि प्लीज। क्योंकि क्योंकि वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो वाली स्टेज आई नहीं है अभी तक। और इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, ये फंडामेंटल डिफरेंस है। जब वान साहब कहते हैं कि भाई हिजबुल्लाह के बारे में तो कहीं कोई बात ही नहीं हुई है,
बात तो होनी है। पॉइंट नंबर 6 जो 10 डिमांड में है वो ये है, स्टॉप ऑल अटैक्स ऑन हिजबुल्लाह। मैं आपको मतलब एज अ वेरी क्विक रेडी रेकनर के तौर पर मैं अगर आपको शेयर करने की कोशिश करूं, वेयर आर माय दोस 10 पॉइंट्स व्हिच हैड कम डाउन फ्रॉम द यूएस। ओ यस, देयर इट इज। मोटे मोटे तौर पर, यस मैं सर। छोटे वर्ड्स में बोल रहा हूँ। स्वागत है तो सर, नॉन स्वागत। एग्रेशन, नॉन एग्रेशन दैट मीन्स कोई एग्रेशन जो है यूएस का ईरान के ऊपर नहीं हो, कोई भी किसी तरह का अटैक नहीं हो। हॉर्मुज कंट्रोल, हॉर्मुज कंट्रोल हमेशा ईरान के पास रहेगा। ये 10 डिमांड्स हैं जो ईरान ने डाली। यूरेनियम, यूरेनियम को हम एनरिच करेंगे और वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सैंक्शंस, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के सैंक्शंस हर तरीके से ईरान के ऊपर से हटाए जाएंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन और आईएईए के रेजोल्यूशंस सभी के सभी टर्मिनेट किए जाएंगे। आप हमें हमारी जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसका कंपनसेशन देंगे। दैट मीन्स ईरान को कंपनसेशन यूएस देगा। एंड जो मैंने बोला, हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक नहीं होंगे। आप गिन सर लीजिए ये 10 के 10। सर, इतने शोर में भारत खामोश और पाकिस्तान का शोर कहां खड़ा करेगा भविष्य को कुछ दिन बाद? इत्तेफाक से अगर ये कंप्रोमाइज सीज फायर नहीं हो पाया, तब पाकिस्तान का क्या हाल करेगा अमेरिका? और तब भारत की जो खामोशी है, जो तटस्थता है इस पूरी जंग के दौरान, वो क्या रंग दिखाएगी? एक साथ दो सवाल दो देशों को लेकर सर। पहली बात, जो बड़ा आसान सा सवाल है पाकिस्तान का रिलेटेड, पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि अगर कोई शर्मिंदा हो तो वो तो जब होगा ना जब वो शर्मिंदा फील करेगा। वो तो इसमें भी प्राइड लेगा कि हम ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लेकिन हम जीत गए, हमारा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बनने के काबिल। सेम गोज हेयर कि अगर हमने कोशिश करी, जो कि अच्छी बात है, कोशिश करी, लेकिन अगर हम इसमें फेल हो गए, कोई बात नहीं यार, हमारी वैसे कौन सी इज्जत कोई कर रहा था। भाई देखिए, मैं आपके साथ अगेन जिम्मेदार, किसी भी दुनिया के कोई भी मेडिएशन या पीस प्रोसेस को ले लो, ये दो तीन चीजें पक्का चाहिए। एक तो आपका कैरेक्टर पीसफुल होना चाहिए। एक आपके अंदर क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि आप माने जाते हो, कि जो बात आप कहते हो या करते हो या जो भी चीजें हैं उसमें आप क्रेडिबल हो। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तीसरी होती है कि आपकी रिलायबिलिटी क्या है। चौथा, मैं कम कर रहा हूं इसलिए, आप एक पावर हो रिकॉग्नाइज्ड या नहीं हो, चाहे इकोनॉमिक पावर हो लाइक चाइना, चाहे आप वर्ल्ड स्टैंडिंग की पावर हो लाइक यूएस या रशिया, या मैं तो कहता हूं आप ह्यूमैनिटेरियन की पावर हो। इन सभी पैरामीटर में, चारों पैरामीटर में मेरा आकलन है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर, उसके पास रिलायबिलिटी भी है, क्रेडिबिलिटी भी है, इकोनॉमिक इकोनॉमी भी है, और कंसिस्टेंसी भी है। बिल्कुल बढ़िया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चारों चीजों में पाकिस्तान क्वालिफाई करता है टेररिज्म। टेररिज्म रिलेटेड उनकी रिलायबिलिटी पक्की है, टेररिज्म के साथ वो खड़े हैं, वो क्रेडिबल हैं, टेररिज्म के लिए उनकी इकोनॉमी पैसे दे पाती है इसलिए वो स्ट्रांग है, मैं तो ये भी कहूंगा। और सस्टेनेबिलिटी तो है ही, एक दिन से थोड़ी ना कर रहे हैं टेररिज्म, पूरी दुनिया की टेररिज्म का तगमा आपके पास। और अगेन हो प्रूफ मांग लीजिए, ओसामा बिन लादेन को दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट माना गया, जहां से पाया गया वो कंट्री टेररिस्ट होनी चाहिए। 18 टेररिस्ट ऐसे हैं जो यूएन ने डेजिग्नेट करे हैं, 20 करे हैं, उसमें से 18 पाकिस्तान में हैं। ये फिगर मेरे नहीं है, ये यूएन के। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि ये जिस अमेरिका की दुहाई दे रहे हैं, वहां तो वीजा के ऊपर भी प्रॉब्लम आ रही है कि पाकिस्तानी के वीजा। अच्छा, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान हैज नथिंग टू लूज, दे हैव एवरीथिंग टू गेन। अब आपका सवाल है इंडिया से रिलेटेड। मैं ये मानता हूं कि दुनिया की पब्लिसिटी या दुनिया की फीलिंग, आपकी मेरी फीलिंग, जो पब्लिक की फीलिंग है, वो ये होती है कि हम दिखने चाहिए, हम ये करें, हम ये करें, हम ये करें, हम ये करें, हमारा झंडा ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। सब जगह, हर जगह और हर समय इस तरह की
फीलिंग रखना अच्छी बात है, लेकिन दिखाना बहुत अच्छी बात है। इस समय मेरे लिए इस लड़ाई के अंदर आकर साइड लेना गलत हो जाए, एक बात। दूसरी बात, मेरी डिप्लोमेसी अगर पिछले काफी समय से चल रही है, तो वॉर के मामले में साइलेंट डिप्लोमेसी चल रही है। मैं ना रशिया के साथ खड़ा दिखा, ना मैं यूक्रेन के साथ खड़ा दिखा। अगर पिछली वाली लड़ाई भी ले लो, तो हम उनके साथ नहीं खड़े। अगर आप 1950 की कोरिया वॉर ले लीजिए, वियतनाम वॉर ले लीजिए, कोई भी वॉर ले लीजिए, हमने कभी किसी की तरफ से साइड नहीं ली और मेडिएशन नहीं। हमारी साइलेंट डेमोक्रेसी कहती है कि नॉन अलाइनमेंट अगर आपने रहना है, तो आप साइड कैसे ले सकते। और भाई आप एक बात बताइए ना, हर चीज में क्या बोलना जरूरी है? अगेन आप प्रूफ मांगेंगे। आज तक आपने एक्चुअली कितने इंटरव्यू में सुना कि माराडोना या पेले ने ये बोला हो कि जी मैं फुटबॉल का मैजिशियन हूँ, मैं फुटबॉल का बड़ा तगड़ा प्लेयर हूँ? तो उनकी तो गेम बोलती है ना, वो जो खेलते हैं वो गेम बोलती है। दैट मीन्स बिग प्लेयर्स ओनली प्ले द गेम। इंडिया इंडिया का गेम प्ले हो रहा है या नहीं, उसका प्रूफ ले लीजिए। सबके जहाज अटके, शुरुआती जहाज मेरे ही रिलीज हुए हॉर्मुज से, मेरे जहाज पर अटैक नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड पर है। पाकिस्तान जो कि सो कॉल्ड क्लेम कर रहा है कि मैं बहुत तीरंदाज मीडिएटर हूं, उसके जहाज मेरे बाद निकले या पहले नहीं निकले? मेरे पहले निकले। कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी काम कर रही होगी, तभी तो निकले हैं। अच्छा, वैसे भी आपको पता है उन दिनों रिकॉर्ड पर आया था ये बात कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करी, ये रिकॉर्ड पर है। अच्छा, एक बार सोच कर देखिए, क्या बात करी। अब ये तो नहीं पूछा होगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल का क्या रेट है या डीजल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, ये तो बात नहीं हुई होगी। बात यही हुई होगी कि जनाब हमारे 28 जहाज अटके हुए हैं, हमारे यहाँ तक किल्लत होगी, बताइए अब क्या करना है। बोले जी ले जाइए, बात खत्म हो गई, आपके जहाज आने शुरू हो गए। आप देख रहे हो 10 जहाज आ गए, 14 जहाज आ गए, अब आपके तकरीबन 8-9 जहाज बचे हैं, वो भी आ जाएंगे। आपने कहीं किसी को कोई टोल टैक्स नहीं दिया, कहीं किसी से कोई, आपके आ गए जहाज। सो मुझे बताइए, मुझे जरूरी है भोंपू लेकर ये बोलना कि लो यूएस देख लो मैंने तो अपने निकाल लिए? ये नहीं बोला जाता। द नहीं। साइलेंट डिप्लोमेसी वर्क्स लाइक दैट। दैट इज हाउ आई विल से इंडिया दिखा नहीं है आपको, ये आपकी बदकिस्मती है। मैंने उसे असेस किया है, एक जहाज निकाल कर दिखाइए। बांग्लादेश को क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं निकाल पाया? उसके लिए तो बिल्कुल फ्रीली अलाउड है। श्रीलंका क्यों नहीं निकाल पाया? उसके लिए भी फ्रीली अलाउड है। बांग्लादेश के साथ तो मुस्लिम ब्रदरहुड भी इन्वॉल्व है, फिर भी हमें देना पड़ रहा है उनको तेल। भाई कहीं ना कहीं आपको दिखनी चाहिए ना डिप्लोमेसी। ये वही बांग्लादेश है ना जो अभी थोड़े दिन पहले हमारे साथ कितनी तकलीफ थी। ये वही वो है ना, वो क्या बोलते हैं, अ, श्रीलंका, जो कभी एक टाइम पर दिख रहा था कि चाइना का है, बट जब जरूरत आई तो आप हमसे, दिस इज कॉल्ड एज साइलेंट डिप्लोमेसी। कर्नल चैलेंज सिंह साहब, मुझे तो आपकी इतनी देर बिना कोई इधर से सवाल किए उधर से सुनने में ये निकल के आता है कि भारत ने खामोशी के साथ बड़बोले पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान का ऐसा इंतजाम कर दिया है जो आने वाले वक्त में 100 बार पाकिस्तान ही सोचेगा कि भाई भारत की खामोशी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, खदेड़ के रख दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज जो लोग सवाल कर रहे हैं कि भारत तटस्थ रह रहा है, मोदी जी बोल नहीं रहे हैं, भारत बोल नहीं रहा, खामोश क्यों है, वो डर नहीं गया है। वो खामोशी के साथ इनको खदेड़ देगा तब जब एक तरफ से ईरान पकड़ रहा होगा पाकिस्तान को, एक तरफ से अमेरिका पकड़ रहा होगा और इनकी खाल खिंच रही होगी, और भारत तब भी खामोश रह के देख रहा होगा, क्योंकि खामोशी के साथ खदेड़ देना ही भारत की सबसे बड़ी सफलता है। खामोशी में सफलता छिपी है, इसको कमजोरी ना समझा जाए। आप मेरे ख्याल से यही कह रहे हैं। जनाब मैं सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ लेता हूं, आप तो मेरे से कर नहीं रहे। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए
कि किस कंट्री ने बोला कि मोदी जी चुप है? किस कंट्री ने बोला? चलिए बताइए मुझे। सिर्फ भारत के लोगों ने, भारत के नेताओं ने, भारत के विरोधियों ने, भारत के विरोधी पक्षों ने, बाकी कोई नहीं बोला इस बात अच्छा पे। मोदी चलिए चलिए, खामोश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा करते हैं कि जो जो हमारे रिटायर्ड पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है ना, जो रिटायर्ड प्रेसिडेंट हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उनमें से किसने बोला उसका नाम दीजिए मुझे। किसी एक ने भी नहीं। ये नुक्कड़ ये नुक्कड़ वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ एक नरेटिव दिया गया है, आपने इस पर बोल, और वो बोल रहे हैं। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। सो प्रूफ दीजिए मुझे कि कौन बोल रहा है कि मोदी जी नहीं बोले। किस कंट्री ने बोला? पाकिस्तान ने बोला, चलो और छोड़ दो, क्योंकि किसी ने नहीं। पाकिस्तान रियलाइजेस कि जो इंडिया कर रहा है वो कभी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। मैंने आपको जहाजों के निकलने का सीधा सीधा प्रूफ दिया। एग्जाम। मैं आपसे प्रूफ मांग रहा हूं, जिस कंट्री ने बोला है कि हाँ जी मोदी जी चुप हैं, आप मुझे उसका नाम दीजिए। नहीं, कोई नहीं बोला। और आपने जिस तरीके से इसको साफ किया है कि सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ मैं बात कर रहा हूं, मोदी की खामोशी को, भारत की खामोशी को खामोशी न समझा जाए। वो एक बहुत सॉलिड छिपी हुई कूटनीति, विदेश नीति, रक्षा नीति, सब कुछ समझा जाए। और ये तब समझ में आएगा जब अभी रिजल्ट आने सामने होंगे। फिलहाल पाकिस्तान का जो उछल रहा है, जब दौड़ेगा तो थकेगा भी वही देश, जैसे कि पाकिस्तान। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद चैलेंज सिंह साहब। स्टेट बहुत पर बहुत हिंदी के लिए धन्यवाद। संजीव जय चौहान से हिंद। बात करने। जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर।